अब प्रशांत किशोर सबसे पहले तो क्लियर कर देना जरूरी है कि प्रशांत किशोर अब रणनीतिकार नहीं है जी, अब पॉलिटिशियन राजनेता हो गए। राजनेता होगा। आपको याद होगा कि गोपालगंज टू रायसीना हिल्स किताब आई थी जो लालू प्रसाद की लिखी हुई। चुनाव के शुरुआती क्षण में ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देख करके जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था वो भी हो गया जी। इन सारी बातों के बाद जब परिणाम आया तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहली घोषणा जो की, इन बातों को याद दिलाते हुए कि उन्होंने कहा था कि दहाई अंक से आगे नहीं बढ़ेगी भाजपा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जब हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति में दिशा और दशा तय करती है और कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। आपको बता दें कि जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें हर समय हर क्षण कुछ ना कुछ बदलाव होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण कोई भी सरकार और कोई भी नेता किस पाले में जाएंगे ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर देश की राजनीति की बात करें तो देश की राजनीति में रणनीतिकार कई लोग हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई है वो रणनीति काबिले तारीफ है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात हो या ममता बनर्जी की रणनीति बनाने की बात हो, फिर से एक बार वो चर्चा में है और फिर से एक नई रणनीति बना रहे हैं, एक गेम प्लान बना रहे हैं। वो गेम प्लान क्या है हम बाबा समझने की कोशिश करेंगे। बाबा, प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, बड़े स्तर पर रणनीति बनाते हैं, तो फिर से नया गेम प्लान क्या बना रहे हैं? अब प्रशांत किशोर सबसे पहले तो क्लियर कर देना जरूरी है कि प्रशांत किशोर अब रणनीतिकार नहीं है जी, अब पॉलिटिशियन राजनेता हो गए। राजनेता हो गए हैं। इनको राजनेता किसने बनाया था? तो इनको राजनेता बनाया था नीतीश कुमार जी। जब 2015 के चुनाव को जीतने के बाद नीतीश कुमार ने इनको सुविधाएं दी थी, मंत्री का एक तरह से दर्जा दिया था, अपने सरकारी आवास का एक हिस्सा दे दिया था अपना, मतलब वो मुख्यमंत्री जब नहीं थे तब के सरकारी आवास जो उनके पास 2 आवास थे उसमें से एक आवास दे दिया था। वहीं वो अपना सारा सिस्टम जो है अपना चलाते थे जी। वहीं से वो पार्टी संगठन का काम करते थे, उपाध्यक्ष बनाया था पार्टी का। ये सब बातें हुई थी, लेकिन आज जो बात हम करने आए हैं वो बात एक और परिप्रेक्ष्य में है। हम बात कर रहे थे कि क्या होगा इस देश का, और अगर देश का कुछ होगा तो बिहार का भी होगा, यदि बिहार का कुछ होगा तो देश का भी होगा। मैं कहीं देख रहा था जी, तो उस दौरान मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी मिली। हालांकि मेरी जानकारी में वृद्धि हुई कि बिहार जो है सब क्षेत्रों में आप देखिएगा तो आगे है जी। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए तो शिक्षित लोगों IAS IPS आपको सबसे अधिक बिहार से मिलेंगे। डॉक्टर इंजीनियर की बात करें तो बिहार से आपको मिलेंगे। जी जी। श्रमिकों की बात करें तो बिहार से मिलेंगे। वकील की बात करें तो आपको बिहार से मिलेंगे। जी जी। यानी कि जिस क्षेत्र में सेना में लोगों की बात करें तो बिहार से मिलेंगे। इतनी सारी बातों के बाद हम पीछे क्यों हैं, बैकफुट पर क्यों हैं? तो इसके कुछ कारण हैं जिसका हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आखिर फ्रेम में क्यों हैं, क्यों आज ये बात हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने गेम कर दिया सेट, अब की बार रिश्ता होगा परमानेंट। जी। आप जब भी अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं कि चोर नहीं घुस जाए, कोई जानवर नहीं घुस जाए, यहाँ तक कि बिल्ली न घुसे, आपका दूध नहीं पिए उसके लिए भी आप जाली लगवाते हैं। अगर आप ये सब सुविधा नहीं करते हैं तो आपके घर में कोई भी प्रवेश कर जाएगा या फिर घर से आपके सामान गायब हो सकते हैं। जी। बिल्कुल इसी तरह की कुछ बातें हुई थी। ये पहला अनुभव था लालू और नीतीश के बीच में प्रशांत किशोर का, जब 2015 में आए थे और उन्होंने संयोग कराया था। जी। तो आप एक बात समझिए, जब भी कोई गठबंधन, शादी ब्याह का भी गठबंधन या पंचायती में कोई बात होती है, पंच जो रहता है वो फैसला कराता है, जब जब उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो खोजा जाता है अगुआ कहाँ पड़ा, बुला के ले आवो। उसी तरह से एक बार फिर से जब संबंध गड़बड़ा गया तो प्रशांत किशोर खो जाने लगे। आपको याद होगा कि गोपालगंज टू रायसीना हिल्स किताब आई थी जो लालू प्रसाद की लिखी हुई, लिखा किसी और ने था लेकिन लालू प्रसाद से संदर्भित था वो।
उस किताब में लालू प्रसाद ने चर्चा किया था कि जब नीतीश कुमार 2017 में अलग हुए थे महागठबंधन से, तो उसके 6 महीने के अंदर में उन्होंने कई बार संवाद भेजा था कि वो वापस आना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है जी, लालू प्रसाद ने तो कह दिया, नीतीश कुमार ने तो इनकार कर दिया, मजाक में ही सही, हल्केपन में ही सही नीतीश कुमार ने इनकार किया। लेकिन प्रशांत किशोर जिनके नाम को कहा जा रहा था कि उनके माध्यम से कई बार मेरे पास संवाद भिजवाया गया है, उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कही है। जी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के संबंधों के बारे में जैसा कि हमारी जानकारी है और आप सभी भी जानते होंगे कि प्रशांत किशोर ने कभी कहा था कि वो मेरे पिता तुल्य हैं जी, और इनमें मैं बिहार के विकास करने वाले एक महापुरुष की छवि देखता हूँ। खुद को सुशासन बाबू कहलवाते भी हैं जी, चाहे जिस कारण से भी हो, न्याय के साथ विकास की बात भी होती है। और हमारे नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री हैं 16 साल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया है जी, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी आगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के तह में कौन है? नीतीश कुमार जी गए तो थे भारतीय जनता पार्टी के पास कि विकास का एक नया हम आयाम लिखेंगे, लेकिन वो विकास कहाँ ठहर गया, किसने रोक दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब खोजते खोजते नीतीश कुमार जी खुद ही अब बैकफुट पे जाना शुरू कर चुके हैं। जी, एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी की पार्टी भीतर भीतर खलबला गई थी, जिसको उन्होंने समेटने का प्रयास किया और बहुत हद तक समेट लिया है, इस बात को तो आप कह सकते हैं जी, ना? जी, क्योंकि आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के पार्टी में जो कुछ भी हुआ था, ललन सिंह नाराज चल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को ला करके इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को आप फुक्का दे दिए हैं, जी, जिस पद को दिया है आपने उस पद का कोई महत्व ही नहीं है, वो तो सब आरसीपी सिंह के पास ही है। जी, क्योंकि जो अध्यक्ष रहेगा वही संसदीय बोर्ड का नॉमिनेटेड या संवैधानिक रूप से मालिक होता है, अध्यक्ष होता है। तो आपने बना तो दिया, लेकिन पावर बेचारे को नहीं मिला। अगर पावर मिलता तो उनसे कॉन्सेंट लेना पड़ता मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ी टूट होने से अपनी पार्टी को बचाया। और इस बचाव में एक बात सामने नजर आ गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने पार्टी को बचा लिया, अब आगे उनको खुद को बचाने की जरूरत है। जी, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहना चाहते हैं, लेकिन अब एक चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जी, और ये चर्चा उन्हीं की पार्टी के लोगों ने शुरू किया है, अब तो अलग अलग लोग भी शुरू कर चुके हैं। जी, कल हमने नीतीश कुमार के धूर विरोधी टुन्ना पांडे की बात सुनी। जी, वो लाइव में आकर के बोल रहे थे कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जी, जो कि आपको पता है कि उन्होंने कई बातें की थी, कई खुलासे की बात की थी, कितना आरोप प्रत्यारोप लगा था, जिसके कारण उनको उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निलंबित किया था। बहुत सारी बातें हुई थी। इन सारी बातों में अब हम उस जगह आते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका हम बना रहे थे। जी, प्रशांत किशोर ने एक शुरुआत की। प्रशांत किशोर जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, चुनाव के शुरुआती क्षण में ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देख करके जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि इस बार तो आपकी लगता है कि लुटिया डूबने वाली है और आप जो स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं वो फेल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा था कि अगर दहाई से तिहाई अंक में पहुंच जाएंगे तो मैं इस काम को ही छोड़ दूंगा जी, और माफी मांगूंगा। हमसे आप आज बात मत कीजिए, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आप बात कीजिएगा। अब बीच में मैं कोई आपसे बात नहीं करूंगा, ना इस पर कोई चर्चा करूंगा। जी, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो बातें हुई। उन्होंने कहा था कि 200 से अधिक सीटें हम जीत करके आएंगे, वो भी हो गया। जी, इन सारी बातों के बाद जब परिणाम आया तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहली घोषणा जो की, इन बातों को याद दिलाते हुए कि उन्होंने कहा था कि दहाई अंक से आगे नहीं बढ़ेगी भाजपा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो स्ट्रेटजीज का काम नहीं करेंगे, अब किसी भी दल के लिए वो स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे जीत हार के लिए।
उनकी टीम भले काम करेगी लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से अलग हो जाएंगे जी। इसके ठीक पहले आप याद कीजिए, जब बिहार में वो जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, जैसे कि आरसीपी सिंह हुआ करते थे। हम आरसीपी का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह ही वो शख्स हैं जिनके चलते प्रशांत किशोर को बाहर होना पड़ा था जी। और आरसीपी सिंह को बाहर करा करके ही एक बार फिर से वो दम लिए, चाहे कारण जो भी रहा जी जी। या हो सकता है कि संयोग भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने में जिनको पिता आप कह रहे हो, क्या उनसे बात नहीं होती होगी? निश्चित रूप से होती होगी जी। नीतीश कुमार से भीतर खाने में बात जरूर होती होगी। और उन्होंने तब भी कहा था जब उन्होंने 2014 में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का एक पार्ट बताया था जी। और उसके बाद बड़ी बेआबरू होकर के बाहर निकले थे, तब उन्होंने इस बात का शपथ लिया था, जो उनके इंटरनल सोर्सेज हैं, उनके करीबी हैं, बताते हैं कि तब उन्होंने कहा था कि वही प्रधानमंत्री से उनको बेदखल भी करेंगे जी। समझिए बात कहाँ है। बिहार के रहने वाले हैं और एक बिहारी कईयों पर भारी होता है जी। तो अब गुजरात से बिहार की तरफ शिफ्ट हो प्रधानमंत्री की कुर्सी, इसके व्यवस्था में लग चुके हैं। लालू प्रसाद से मुलाकात उन्होंने निजी तौर पे नहीं की, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात किया जी। पहले ममता बनर्जी को उन्होंने आगे किया कि ये बनेंगी इस नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा जी। इसके बाद वो शरद पवार के पास जाते हैं, शरद पवार के साथ साथ वो जसवंत सिन्हा से मिलते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है तीसरे मोर्चे की कवायद जी। यहाँ से उठ करके विपक्ष के और कई नेताओं को जोड़ते हैं अपने साथ और इन सब लोगों को टास्क देते हैं कि आप फलाने फलाने से बात कीजिए जी। और तब हम लोग कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। यानी कि इस पूरे जड़ में, पूरे प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हैं जी। अब वो स्ट्रेटजी भले किसी का पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस देश में अगला चुनाव कैसे होगा, कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, इस स्ट्रेटजी को बनाने में लग चुके हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात कांग्रेस के लोगों से होती है और ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बैक कर लें अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी से, तो इस देश में सरकार बदलने और सत्ता बदलने में हम सक्षम हो जाएंगे जी। इस बात की भी जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो सामने से नजर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी खुद नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है जी। सवाल यहां आ गया। अब इस सवाल के दूसरे कड़ी में आप जाते हैं तो आप देखिए कि लोकसभा हो या बिहार विधानसभा का चुनाव, जब 2014 के बाद चुनाव हुआ है तो उस चुनाव में, चाहे बिहार में हो या देश में चुनाव हो या अन्य राज्यों में हो, जी। प्रशांत किशोर का नाम जरूर आया है। दिल्ली में जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल के लिए स्ट्रेटजी किसने बनाई? जी। पंजाब में चुनाव हुए, किसने बनाई? बिहार में 2015 में चुनाव बने, जी। उसमें किसने ये योजना बनाई कि तीनों दल मिल करके और एक साथ हमला बोले और भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये भरोसा उन्होंने दिलवाया और इस भरोसे पर वे खरा भी उतरे। अब इन सब बातों के बीच में एक सबसे बड़ा जो हर्डल था वो ये था कि आखिर बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधेगा। इसके लिए भी उन्होंने योजना बना ली। चूंकि रणनीतिकार हैं, अलग अलग लोगों से बात होती है। हमने आपको बताया था कि लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिहार में लगभग सारे दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी गए हैं कहीं ना कहीं बात करने के लिए प्रशांत किशोर से कि हमको इस गठबंधन में शामिल करा दीजिए, हमको उस गठबंधन में शामिल करा दीजिए, फलानमा को मना लीजिए, चिलनमा को मना लीजिए, आगे बताइए क्या करें। ये सारे लोग आपस में बतियाते हैं। बहुत लोगों से हमारी बात होती है, कई दल के शीर्ष नेतृत्व के में बैठे लोग हैं जो प्रशांत किशोर से मिलते हैं, उनसे भी हमारी बात होती है और ये सारे लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। बिहार के ऐसे कोई भी दल नहीं है एक आध को छोड़ करके जो प्रशांत किशोर से स्ट्रेटजी बनवाने उनसे मिलने नहीं गए हों जी। इन सारी बातों के बीच हमने आपको पूरा जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का एक
खाका आपके सामने रख दिया। अब जो बिल्ली के गला में घंटी वाली बात थी कि कौन करेगा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार न इधर के रहे न उधर के रहे, मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन अपने मन की नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अधिकारी उन पर हैं हावी। आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके दबाव बढ़ा रही है। आप बैलून को जब फुलाते हैं तो एक बार फुला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे तो सिकुड़ जाता है, वो अपने आकार में आने लगता है। वही हुआ है नीतीश कुमार के साथ। 2015 में आपको याद होगा, आप सभी को याद होगा, क्योंकि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो जिनका जन्म ही 2015 में हुआ है। 2015 में जो 5 साल का भी बच्चा होगा उसके लिए एक अचंभा था कि आज से 1 साल पहले, 7-8 महीना पहले इस देश में प्रधान के रूप में नरेंद्र मोदी आते हैं, पूरे दमखम और जोर शोर से आते हैं और बिहार में वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं। और उसी गांधी मैदान में, आपको पता है कि उसी गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे और लालू प्रसाद के दोनों पुत्र जब शपथ ले रहे थे तो पूरा देश जुटा था जी। पूरे देश के जितना भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे जुटे थे। भाजपा विरोधी दलों का एक बड़ा जमावड़ा लगा था और इससे लगा था कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से 10 दिन के अंदर में हटा लेंगे जी। लेकिन बीच में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो नीतीश कुमार ऐसे शख्स निकले जिन्होंने फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती कर ली। फायदा तो उनको बहुत मिला कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर करके जो भारतीय जनता पार्टी 30 से अधिक सीट जीत सकती थी उसको 17 पे ला करके कर दिया। ये फायदा और घाटा दोनों था, क्योंकि हो सकता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं सटते तो उनको इतनी सीटें नहीं आती। 2014 में आपको पता है कि दो सीट पे टिक गए थे, तो उनके पार्टी के रूप में तो फायदा हुआ। आज 16 एमपी लेकर के वो पूरा अखाड़ रहे हैं, 17 एमपी लेकर के, 16 एमपी लेकर, माफ़ कीजिएगा। अब ऐसी स्थिति में उनके पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है और ये दावेदारी यूं ही नहीं है। आप जानते हैं कि उंगली डाल करके चेक किया जाता है कि पानी कितना गर्म है जी। पूरा उसमें आप बॉडी नहीं डालते हैं, उंगली डाल के चेक कर रहे हैं, करवा रहे हैं नीतीश कुमार कि जरा यहाँ चेक करो, जरा यहाँ चेक करो, यहाँ कितना गर्म है, यहाँ कितना ठंडा है। और खुद भी अब लोगों से मिलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलना जुलना उनका धीरे धीरे बंद हो चुका है। 2 बार दिल्ली यात्रा में, एक बार भी आपने नहीं सुना कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता से मिले हों या भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व के नेता ने उनसे मिलने की पहल की हो। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि बिहार में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता, कोई बड़ा नेता या उप मुख्यमंत्री भी कभी मिलने गए हों नीतीश कुमार से कि हम इस योजना पर काम करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से संबंध विच्छेद वाली स्थिति है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब जाकर के ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं तो उसकी तस्वीरें साझा होती हैं। उसके ठीक पहले केसी त्यागी मिलते हैं, वो भी तस्वीर साझा करते हैं। ये भी कहते हैं कि हमने बात कराया फ़ोन पे नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं तो हरियाणा से मिलने लगते हैं। ये सारी बातों को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस पूरे तह में आज भले ही आपको लग रहा हो कि ये कहानी कह रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं, ये सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है, ये बिहार का पूरा जो इतिहास है आने वाले दिनों का जो हमें नज़र आ रहा है राजनीतिक चश्मे से, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के एक्टिव हो जाने, कई लोगों से मिलने, खुद लालू प्रसाद अस्वस्थ होते हुए अस्वस्थ लोगों से मिलने जा रहे हैं जी। इसके आप व्यापक पैमाने पर देखिए। भले ही लालू प्रसाद ये कह रहे हों कि दिल मिला हुआ है, मत कीजिए बात, लेकिन एक ही भाषा दोनों बोल रहे हैं। हमने खबर में पहले भी आपको बताया था जी। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां पर पूरा मामला आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिव हो रही है, हमने खबर में ये भी आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके खूटा ठोक देख लीजिएगा। कल के खूटा ठोक में हमने ये बात बताई थी जी कि किस तरह से अब एग्रेसिव हो गए हैं, डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अमित शाह ने अपने हाथ में कमान ले लिया है। बुला के बुलाहटा दे दे के सबको बुला करके दिल्ली में बात कर रहे हैं। वो अमित शाह जिनके दरवाजे पर कभी लोग जाकर खड़ा होते थे घंटों, तो उनको मिलने का वक्त नहीं मिलता था, आज खुद बुला कर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
जो भीतरे भीतर जो बन रहा है ना, जी। उस स्ट्रेटजी में अब की बार जो रिश्ता बनेगा वो परमानेंट बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ चुकी है और बहुत कम ऐसे दल बच गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहना चाहते हों। जब मुकेश सहनी नहीं रहना चाहते हैं तो बाकी लोगों की बात छोड़िए ना। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहाँ जा रहा है बिहार का नेतृत्व। सिर्फ 2 मुद्दे हैं जो पहले भी आपको बता चुके हैं कि समझौते में जहां पेच फंसा हुआ है वो एक ही जगह पर है, और वो ये है कि नीतीश कुमार निकलें और निकल करके राष्ट्रीय राजनीति में आवें, बिहार की राजनीति से अपने आप को बाहर करें, और जरूरत महसूस हो तो तेजस्वी यादव को कमान दे दें, क्योंकि बड़ी पार्टी है और जवाब अगर कोई दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को। अब तक भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दूरी बना करके रखा, चाहे जिस स्थिति में भी रहा हो, वो लालू प्रसाद हैं। और तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पे अपने ट्विटर हैंडल पे लिख के रखा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास जाते तो हम भी सत्ता की मलाई चाहते रहते। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे, और नीतीश कुमार को भी यह समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनको कमज़ोर और खोखला कर रही है। किसी तरह से पार्टी बचाने में वो सक्षम हुए हैं, अब खुद को बचाने के लिए उन्हें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। जब आप जानते हैं कि आप शेर के चंगुल में फंस जाते हैं तो आप छटपटाएं भले, उस पर वार करना नहीं छोड़ते हैं। आप चाहते हैं कि जिस ताकत से, जिस हिम्मत से भी आपके पास हो, आप उस पर वार जरूर करते हैं जी। और वार करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जान बच भी जाता है जी। ऐसी स्थिति में जब आप वार करने लगिएगा, चिल्लाने लगिएगा, तो अगल बगल से भी लोग आपको सुरक्षित करने आ जाते हैं। स्थिति वही है अब नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको ये सारी बातें सच होती नजर आए, क्योंकि ललन सिंह ने भी जो बातें कही है जी। उसके बाद हमने श्रवण कुमार की बातें सुनी कि उनके पास संख्या नहीं है, वरना वो प्रधानमंत्री होते। तो संख्या देने के लिए जहां एक तरफ देश भर की अलग अलग पार्टियां तैयार है, खुद कांग्रेस तैयार है नीतीश कुमार को ताकत देने के लिए, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और कांग्रेस 2014 में नहीं चाहती थी कि मुख्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नीतीश कुमार बने। अब अगर सब चाहते हैं और सभी मिलकर के कलेक्टिव रूप से घोषणा कर देते हैं कि आने वाले 2024 में नीतीश कुमार ही हमारे प्रधान होंगे, तो फिर नीतीश कुमार को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये एक बड़ी बात होगी। जी, तो कहीं ना कहीं देश में जो तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो चली है, उस बात को लेकर अब लगातार रणनीतियां बनने लगी हैं, और नीतीश कुमार को लेकर अभी संशय बरकरार है। लेकिन जब सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो अंततः नीतीश कुमार भी उस खेमे में जाएंगे, और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि 2024 की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाती है, क्योंकि तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। आप बन रही है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कर दो बाबू। हम जो दिए हैं ना, वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।